चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव स्पेशल वीडियो। ज्योग्राफी का स्पेशल जो ऑब्जेक्टिव स्पेशल वीडियो है जो क्लास 9th का है, और ये पार्ट कौन है तो पार्ट 1 है। पार्ट 1 जिसमें हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव स्पेशल में। उसके एक एक टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से याद करेंगे और उसको हम लोग नोट बनाएंगे। शुरू करते हैं हम लोग भारत का क्षेत्रफल से। भारत का क्षेत्रफल नोट करते जाएंगे आप। पहली बार में पूरा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे बातों को, और अगले बार जब वीडियो देखें तो उसका नोट्स बनाते चलेंगे। शुरू करते हैं हम लोग। भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। नोट कर लीजिए, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र के विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है तो 2.4% है। आगे हम लोग देखेंगे कि अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार भारत का पहले देखेंगे हम लोग अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है इसको लिख देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं इसको 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से कहाँ तक है तो यह 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और नॉर्थ लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इन मतलब उत्तर। याद रखेंगे कि क्या है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार कितना है तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। 97 डिग्री 25 मिनट क्या है तो पूरब है। क्या रखेंगे, याद रखेंगे ईस्ट, पूरब है। याद रखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, जबकि देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है। ये याद रखेंगे। और दोनों अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार दोनों का अंतर कितना है तो दोनों का अंतर है लगभग 30 डिग्री का। लगभग 30 डिग्री का अंतर है। जैसे 8 और 37 के बीच में कितने का गैप है तो लगभग 30। उसी प्रकार से 68 और 97 के बीच में लगभग कितने का गैप है तो वो भी कितना है 30 डिग्री का। तो ये भी प्रश्न बनता है अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार का अंतर भारत में कितना है तो 30 डिग्री का है। ये बोर्ड में हो या आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, सब जगह महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे आप लोग। ये देखेंगे भारत के उत्तरी बिंदु कौन है, दक्षिणी बिंदु कौन है, पूर्वी बिंदु कौन है और पश्चिमी बिंदु कौन है। तो क्या है तो भारत के उत्तरी बिंदु को, उत्तरी पॉइंट यहाँ पे नॉर्थ है, और ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, पश्चिम है। तो उत्तरी बिंदु को हम लोग कहते हैं इंदिरा कॉल। नोट कर लेंगे, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, और दक्षिणी बिंदु को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ऊपर वाला इंदिरा कॉल है और दक्षिणी बिंदु कौन है तो इंदिरा पॉइंट है। जबकि पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है उसका नाम है कीवीथू। याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। और पश्चिमी बिंदु जो गुजरात में पड़ता है उसका नाम है गुहार मोता। उसका नाम है गुहार मोथा। याद रखेंगे, गुहार मोथा पश्चिम में है, गुहार मोथा। आगे बढ़ते हम लोग चौथे पॉइंट पे, भारत की लंबाई और चौड़ाई। भारत की लंबाई का मतलब है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है तो वह है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। जबकि चौड़ाई का कहने का मतलब है कि पूरब से पश्चिम की लंबाई। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है तो 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। और क्या बढ़ रहे हैं हम लोग, कर्क रेखा।
तो कर्क रेखा यहाँ पे जान लेंगे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और कर्क रेखा से संबंधित रील्स को इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया गया है, फेसबुक चैनल पे भी रील में अपलोड किया गया है, इंस्टाग्राम पे भी अपलोडेड है। वहां से जाकर आप कर्क रेखा को किन किन राज्यों से होकर गुजरती है उसको आप याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानक देशांतर रेखा, मानक देशांतर रेखा या इसे ही मानक भारतीय समय रेखा भी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स कहते हैं। इसका है 82 डिग्री 30 मिनट पूरब। क्या है भारत का मानक देशांतर रेखा कितना है? तो 82 डिग्री और क्या है 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट क्या? तो ये है पूरब। 82 डिग्री ईस्ट फॉर पूरब, ई फॉर ईस्ट पूरब। याद रखेंगे भारत का मानक देशांतर रेखा यही है, यहीं से टाइम का निर्धारण किया जाता है। और इससे भी संबंधित जो वीडियो है उसको रील पे अपलोड किया गया है कि ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है IST, और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ से भी कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं, आप उसको वहाँ पे रील वाले सेक्शन में यूट्यूब में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे समझिए कि भारत का मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री को कहते हैं और 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इलाहाबाद, नैनी। और एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ये भी नोट कर लीजिए यहीं पर। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और भारत का मानक समय टाइम जो है ग्रीनविच के स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच जो इंग्लैंड में है उसके तुलना में भारत का टाइम कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। आगे बढ़ते हम लोग और क्या देखते हैं हम लोग? स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई। स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। यहाँ पर 3 डेटा आपको याद करना जरूरी है। क्या क्या डेटा है? एक तो 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है, जो टोटल है वो जल वाला भी है और स्थल वाला भी है, दोनों हो गया। लेकिन प्रश्न पूछे कि मुख्य भूमि से तटीय सीमा की लंबाई। मुख्य भूमि जैसे माना जाए कि भारत का ये नक्शा हुआ, लगभग बना देते हैं। भारत का नक्शा हुआ तो क्या देख रहे हैं कि जो ये पानी है यहाँ से गुजरात है और यहाँ पे उड़ीसा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ की लंबाई कितनी है? तो ये है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई हम लोग क्या देखें? 15,200 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन पॉइंट है, 3 डेटा आपसे पूछा जा सकता है। पहला डेटा है कि कहा जाए कि स्थलीय सीमा रेखा की टोटल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। अगर कहा जाए कि मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, मुख्य भूमि, जैसे ये मुख्य भूमि हुआ, भारत का नक्शा आप देख रहे हैं कि मुख्य भूमि का तटीय लंबाई, तो तट का मतलब पानी वाला एरिया, तो यहाँ से गुजरात है, इधर से सब क्या है? समुद्र नहीं है, ऊपर वो समुद्र नहीं है, और यहाँ समुद्र है, ये समुद्र है, समुद्र है, समुद्र है। तो गुजरात से लेकर उड़ीसा तक समुद्र मिलता है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या कहते हैं? 6100 किलोमीटर है, जिसको कहते हैं भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई। मुख्य भूमि, मेन लैंड की तटीय लंबाई कितनी है? कोस्टल लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। और क्या है कि इतना तो भारत नहीं है, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप भी है, अंडमान निकोबार द्वीप भी है, और सभी छोटे छोटे द्वीप हैं। तो इन सभी द्वीपों का भी तट का लंबाई आप प्लस ये लंबाई को जोड़ देते हैं तो वो होता है 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर लगभग में 7516 किलोमीटर हो जाता है। और जब कहा जाए कि सिर्फ तटीय लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, तो 6100 किलोमीटर। टोटल ऑल ओवरऑल की बात जब की जाए तो होता है
1200 किलोमीटर। समझ गए होंगे आशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेड क्लिफ की लंबाई, सॉरी लाइन, रेड क्लिफ लाइन क्या है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय लाइन है भारत और पाकिस्तान को विभाजन का। भारत और पाकिस्तान किस लाइन से अलग होते हैं? तो रेड क्लिफ लाइन से अलग होते हैं। जबकि मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन को अलग करता है, और डुरंड लाइन जो है पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करता है, और साथ साथ भारत और अफगानिस्तान को भी अलग करता है डुरंड रेखा। और क्या है? एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। 4 याद कर लिए। रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत चीन, डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, और साथ साथ भारत और अफगानिस्तान को भी अलग करता है, और एडम्स ब्रिज जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। और क्या कुछ और फैक्ट्स हम लोग यहीं पे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा आप भी। वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है जो भारत के बिहार राज्य में स्थित है। और क्या है कि विश्व के 7 बड़े देश भी आपको याद करना चाहिए, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। विश्व के 7 बड़े देश कौन है? तो सबसे बड़ा देश, और 7 बड़े देश किस मामले में? तो एरिया के मामले में। किस मामले में? एरिया के मामले में। तो पहला एरिया के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन है? तो वह रूस है। कौन है? रूस है। और दूसरा कौन है? तो कनाडा है। और तीसरा कौन है? चीन है। चौथा कौन है? अमेरिका है। पांचवा कौन है? ब्राजील है। और छठा कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया छठा में। और भारत का स्थान 7वां है एरिया के दृष्टिकोण से। ये आप नोट कर चुके होंगे। सार्क देश, सार्क देश 8 हैं। 8 देश इसमें सम्मिलित होते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। कौन कौन देश इसमें भाग लेते हैं और इससे संबंधित सभी बातों को 1 मिनट के अंदर में शॉर्ट वीडियो में शूट किया गया है, जो रील पे अपलोड है यूट्यूब पे, इसी चैनल पे, या फेसबुक पे आप जाएंगे तो वहाँ पर भी इसको रील में अपलोड किया गया है, इंस्टाग्राम पर भी रील में अपलोड किया गया है। वहाँ पे देख के वॉच करके आप नोट्स बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी, भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। याद कर लेंगे आप लोग। क्या है? भारत की भूमध्य रेखा से दूरी। जैसे भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। याद कर लेंगे। प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी का कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे देखना चाहिए। उससे पहले हम कुछ और महत्वपूर्ण बात को यहाँ पे दिखा दें, बोल देते हैं, ताकि आपको याद नहीं हो तो आप नोट कर लेंगे, याद हो तो कोई बात नहीं। भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से लगती है? भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बाउंड्री सबसे ज्यादा राज्यों से लगती है? तो वह है उत्तर प्रदेश, जिसकी बाउंड्री 8 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्यों से लगती है। और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो वह गुजरात है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है। और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो वह गोवा है। याद रखेंगे। और सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। सबसे ज्यादा पक्की सड़क का निर्माण कहाँ हुआ है? तो भी महाराष्ट्र है। इतना तो आप नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हम लोग प्लेट विवर्तनिकी पे। प्लेट विवर्तनिकी में क्या देखेंगे कि यह शब्द सबसे पहले विल्सन ने दिया था। विल्सन ने दिया था 1965 में। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने 1967 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्लेट विवर्तनिकी में कहा जाता है कि दुनिया जो भी है उसका जो ऊपरी हिस्सा है 2 प्रकार के प्लेटों पे टिका है। एक बड़े प्लेट है और एक छोटे प्लेट है। बड़े प्लेट में जो मुख्यतः 6 या 7 की संख्या में है, और छोटे प्लेट जैसे क्या है? तो अरेबिका है, फिलीपींस है, बिस्मार्क है, सोमालिया है, कैरेबियन है, नाजका है, कोकस है। ये सब छोटे प्लेट हैं। बाकी डिटेल्स वीडियो में जब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में बताया जाएगा तो आप वहाँ पे निश्चित तौर पे समझेंगे।
अभी हम लोग फैक्ट्स देख रहे हैं। पृथ्वी की आयु को 4 महाकल्पों में बांटा जाता है। पहला कल्प है जिसको एजोइक काल कहते हैं। पहला काल को क्या कहते हैं? एजोइक काल। और दूसरे काल को कहते हैं पेलियोजोइक। पेलियोजोइक। और तीसरे काल को मेसोजोइक कहते हैं। तीसरे काल को मेसोजोइक कहते हैं। और चौथा और अंतिम काल जो अभी चल रहा है उसको हम लोग सीनोजोइक कहते हैं। क्या कहते हैं? सीनोजोइक कहते हैं। आगे हम देखेंगे गोंडवाना लैंड। जब पृथ्वी पे महाद्वीपीय विस्तार सिद्धांत में पढ़ेंगे कि पृथ्वी जब दो भाग, उसका जो स्थल खंड था वो जब दो भागों में टूटा, पैंजिया जब दो भागों में टूटा तो एक भाग गोंडवाना लैंड बना और दूसरा भाग लॉरेशिया बना। गोंडवाना लैंड निचला भाग था और ऊपर का भाग जो था उसको लॉरेशिया कहा गया। तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से आते हैं? तो भारत भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अफ्रीका भी है और दक्षिण अमेरिका भी गोंडवाना लैंड के हिस्सा है। याद रखेंगे। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है भौगोलिक क्षेत्रफल का? तो याद रखेंगे कि 11% क्षेत्रफल पे, भारत के टोटल क्षेत्रफल का 11% क्षेत्रफल पे पर्वतीय भाग है। कौन सा भाग है? पर्वतीय भाग है। जबकि 28% क्षेत्रफल पे, संपूर्ण क्षेत्रफल का 28% क्षेत्रफल पे पठारी भाग है। और 18% भाग पे पहाड़ है। और 43% जो भाग है, भूभाग, वह भारत का मैदानी इलाका है। इतना आप लोग याद करेंगे, समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे सामान्यतः भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा जाता है। भारत को सामान्यतः 6 भौतिक विभागों में बांटा जाता है अध्ययन के लिए। पहला भाग है हिमालय पर्वत श्रेणी। पहला भाग है हिमालय पर्वत श्रेणी। दूसरा भाग है उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा भाग है दक्षिण का पठार। और चौथा भाग है तटीय मैदान। और पांचवा है भारतीय मरुस्थल। और छठवां है द्वीप समूह। ये हैं भारत के भौतिक विभाजन। और क्या देखेंगे? हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में थोड़ा सा परिचय देख लीजिए कि हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो भारत में 5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी है, जिसका विस्तार पश्चिम से पूर्व तक 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसका वितरण कहा जाए, डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाए, वितरण कहा जाए तो 2 आधारों पे होता है। पहला है ऊर्ध्वाधर आधार। ऊर्ध्वाधर का मतलब कि खड़ा खड़ा लाइन, ऐसे ऐसे। ऊर्ध्वाधर का मतलब कैसे है? ऐसे है। और तो ऐसे हिमालय को जब हम मान लेते हैं पूरा बोर्ड हिमालय पर्वत श्रेणी है, तो इसको इस तरीके से जब बांटते हैं, इसको 5 भागों में बांटते हैं। सबसे जो पश्चिम का जो भाग है वो क्या है? तो उसको कहते हैं हम लोग कश्मीर हिमालय। फिर दूसरा है कमाऊ या गढ़वाल हिमालय। तीसरा को कहते हैं नेपाल हिमालय। चौथा को कहते हैं सिक्किम हिमालय। और पांचवा को कहते हैं पूर्वोत्तर हिमालय। इस तरीके से हम लोग 5 भागों में हिमालय का बंटवारा करते हैं। जबकि क्षैतिज बंटवारा का मतलब हुआ कि ऐसे ऐसे। क्षैतिज बंटवारा का मतलब कैसे हुआ? ऐसे। तो पूरा बोर्ड अगर हिमालय पर्वत समझा जाए तो इस तरीके से देखेंगे कि इसके ऊपरी हिस्सा को क्या कहा जाता है? तो ट्रांस हिमालय। और उसके निचले हिस्सा को क्या कहा जाता है? बृहत या महान हिमालय। और उसके नीचे के हिमालय को कहते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और सबसे निचला जो पोर्शन है उसको हम लोग कहते हैं शिवालिक हिमालय। इस प्रकार से इसका बंटवारा है। उत्तर का विशाल मैदान में देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी से यह बना है। और भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान कौन है? तो उत्तर का विशाल मैदान है। उत्तर का विशाल मैदान की खासियत है कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और अधिक जनसंख्या वाला मैदान है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। और इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। हिमालय का था 5 लाख वर्ग किलोमीटर, जबकि उत्तर का विशाल मैदान जो है
वह 7 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी पूरब से पश्चिम की लंबाई 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक फैली है। और क्या देखेंगे, दक्षिण का पठार। दक्षिण के पठार के बारे में जानेंगे कि इसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर तक है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। 2695 अन्नामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, याद कर लेंगे, परीक्षा में आता है। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर यह स्थित है। यह चोटी कहाँ पे स्थित है, तो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। और क्या याद रखेंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वह है गुरु शिखर है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। 1722 मीटर है। और अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है वह है सैंडल पीक। सैंडल पीक जो 737 मीटर लंबा है। 737 मीटर लंबा है सैंडल पीक। पीक का मतलब क्या होता है, चोटी होता है। पीक, पीक का मतलब चोटी, तो सबसे ऊंचला हिस्सा को हम लोग कहते हैं पर्वत का। इतना हम लोग देखेंगे पार्ट 1 में। इतनी बातों को हम लोग क्या किए, कंप्लीट किए। और एक और बात यहाँ पे हम लोग हिमालय पर्वत में देख लेते हैं, जो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा सा छूट रहा था, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है। दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय पर्वत श्रेणी की है, जो नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। अब कुछ बुकों में 49 या 50 देखने को मिल सकता है, जबकि एनसीईआरटी अभी भी 8848 ही लिख रहा है। और दूसरी चोटी कौन है, तो वह है K2 है, जो गाडविन आस्टीन के नाम से जाना जाता है। और यह भारत में स्थित है, इसीलिए पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो K2 है, गाडविन आस्टीन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो भारत में स्थित है। इसको याद रखेंगे, K2 वाला। और ये भारत में कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के पीओके इलाका में है, भारत का हिस्सा है। आगे बढ़ते हम लोग। इसी में एक और बात को नोट करके इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया जाएगा। बिहार में जो पश्चिम चंपारण है, वहाँ पे शिवालिक का विस्तार देखा जाता है। शिवालिक के उस श्रेणी को हम लोग सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, जो लगभग 856 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला है। ये याद रखेंगे। बिहार का पश्चिम चंपारण बेतिया के पास में ठूडी नामक जगह है, जहाँ पे इसका हम लोग शिवालिक के अवशेषों को देखते हैं। ये ज्योग्राफी का पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि पार्ट 2 के साथ मिलेंगे, उसको कंप्लीट करने का काम करेंगे।